वेलकम टू जोग्राफिया। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे फ्रेंच स्कूल ऑफ जोग्राफिकल थॉट। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले फ्रेंच स्कूल ऑफ जोग्राफिकल थॉट पे पहुंचने के लिए, क्योंकि जो फ्रेंच स्कूल ऑफ जोग्राफिकल थॉट था बेसिकली ये सेंटर था अराउंड पॉसिबिलिज्म फिलॉसफी के अराउंड। और इसका जो प्रोग्रेस हुआ था इससे पहले जर्मन स्कूल ऑफ थॉट जो था वो जोग्राफिकल थॉट का लैंडस्केप था उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं जर्मन स्कूल इन जोग्राफिकल थॉट। जर्मन स्कूल के बारे में डिटेल से देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ब्रीफ में तो जो जर्मन स्कूल ऑफ जोग्राफिकल थॉट को हम लोग बेसिकली 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्री क्लासिकल पीरियड, दूसरा क्लासिकल पीरियड और तीसरा पोस्ट क्लासिकल पीरियड। तो देखते हैं कि प्री क्लासिकल पीरियड में क्या है। तो प्री क्लासिकल पीरियड में हम लोग देखने लगते हैं कि जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन हो रहा था और रेनेसांस हुए थे, जो 2 टाइप के, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन से जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन और एज ऑफ एक्सप्लोरेशन से जो नए साइंटिफिक एविडेंसेस और इंफॉर्मेशन की गैदरिंग हुई थी, काफ़ी मैसिव गैदरिंग हुई थी। और उसके बाद जो करस्पॉन्डिंगली साइंटिफिक रिवोल्यूशन भी चल रहा था, तो इसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया जोग्राफिकल थॉट को, जोग्राफिकल थिंकिंग को, या कह सकते हैं कि जो जोग्राफी का सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। तो इनिशियल जो जोग्राफी लिखा जाया करता था वो ट्रेडिशनल ग्रीको रोमन स्टाइल में इनिशियली लिखा जाया करता था, यूनिवर्सल जोग्राफी के फॉर्म में। काफ़ी कम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेट और डिस्क्रिप्टिव जोग्राफी लिखा जाया करता था, और कोई जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन या कंटेंट स्पेशलाइजेशन नहीं था। और नॉलेज का जो जोग्राफिकल नॉलेज था उसका अच्छे से क्लासिफिकेशन भी नहीं था। तो जो इनिशियल वर्क्स थे वो यूनिवर्सल जोग्राफी के फॉर्म में लिखे गए थे, जैसे कि पीटर एपियन का हो गया, सेबेस्टर मोनिस्टर हो गए, क्लुवेरियस हो गए, मार्केटर और वाल्ड मूलर हो गए, बर्नार्ड। और फिर बर्नार्ड वेरेनियस से क्या होता है कि जोग्राफी में ये देखा जाता है कि स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। तो प्री क्लासिकल में हम लोग को यूनिवर्सल जोग्राफिस्ट भी मिलते हैं, और फिर ये जो डुअलिटीज और स्पेशलाइजेशन का जो एलिमेंट आया वो भी हम लोग को मिलने चालू हो जाते हैं। तो जैसे बर्नार्ड वेनेरिस ने जोग्राफी जनरलिस लिखा, तो इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 2 टाइप की डुअलिटीज सेट कर दी, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन की डुअलिटी और रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक की डुअलिटी। फिर इमैनुअल कांट के बारे में हम लोग लास्ट एपिसोड में देखे ही कि इमैनुअल कांट ने कैसे पूरे जोग्राफिकल थिंकिंग को, पूरे उस समय की जो साइंटिफिक थिंकिंग को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, और कैसे एक साइंटिफिक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड किया जोग्राफी को। और उन्होंने ढेर सारी बुक्स भी लिखी, जैसे जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड द थ्योरी ऑफ हेवेंस, जिसमें इन्होंने अपना नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था। फिर क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन हम लोग इसमें देखे थे, कैसे क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के थ्रू ये बताया गया कि जोग्राफी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, और जोग्राफी को इन्होंने थियोलॉजी से और टेलोलॉजी से, मेटाफिजिक्स से दूर किया। फिर क्रिटिक ऑफ जजमेंट एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे जो प्री क्लासिकल पीरियड से बिलोंग करते हैं। फिर आता है जर्मनी में क्लासिकल पीरियड, और जर्मनी में जो क्लासिकल पीरियड थे इसमें बेसिकली 2 लोग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिसने कॉस्मोस लिखा, और दूसरे जो हैं वो रिटर ने अर्धकुंडे लिखा। और इन दोनों के डेथ के बाद क्या होता है कि डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। इसके बीच के पीरियड को थोड़ा हम लोग समझना पड़ेगा। तो आफ्टर द डेथ ऑफ ये दोनों बड़े महारथ हम्बोल्ट और रिटर की डेथ के बाद क्या होता है, डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आता है। इसने क्या किया, पूरे एकेडमिक लैंडस्केप को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। इन्फ्लुएंस इन द सेंस ये किया कि डार्विन के जो कंसेप्ट थे इवोल्यूशन का कंसेप्ट हो गया, रैंडम वेरिएबिलिटी का कंसेप्ट हो गया, प्रोग्रेस का कंसेप्ट हो गया, चांस, और ऐसे ढेर सारे जो इनके नेचुरल सिलेक्शन का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का हो गया। तो इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाने लगा, अब बहुत मैसिवली यूज़ किया जाने लगा साइंस में और नेचुरल साइंसेस में। इस तरीके से इस टाइम में ये देखा जाता है आफ्टर क्लासिकल पीरियड एक टाइप का क्राइसिस पीरियड में हो गया था जोग्राफी में। इस क्राइसिस पीरियड में क्या हुआ कि जो जोग्राफी के सब्जेक्ट मैटर को साइंसेस में डिवाइड कर दिया गया। जोग्राफी के ऐसे सब्जेक्ट मैटर जो फिजिकल साइंस से बिलोंग करते थे, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सब चीज़ें रखी गई किसमें, नेचुरल साइंस में। और जो ह्यूमन पोर्शन वाली जोग्राफी का पोर्शन था, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, सेटलमेंट, जो रूरल मॉर्फोलॉजी, अर्बन मॉर्फोलॉजी, सेटलमेंट हो गया, रेसेस हो गया, इनकी स्टडी रखा गया सोशल साइंसेस में, सोसाइटी के बारे में। तो पूरी सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, बिखर गया, और वो साइंस था वो जोग्राफी को इंक्लूड करने लगा। तो यहीं से क्या होता है कि क्राइसिस इमर्ज आती है जोग्राफी की आइडेंटिटी में, क्या जोग्राफी रियली एक सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो अब जोग्राफर्स को ये प्रूव करना था कि जोग्राफी एक डिफरेंट डिसिप्लिन है, जिसमें जोग्राफी अपने आप को
इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंट रख सकती है। तो इसको लेकर पोस्ट क्लासिकल ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। कहाँ पर? जर्मनी में पोस्ट क्लासिकल ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। और ये बेसिकली इसके मेन लीडर थे रैडजल ने। तो रैडजल ने और फिर जर्मन ने भी ये इस्टेब्लिश किया कि ज्योग्राफी एक अपने आप में इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, साइंटिफिक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, जिसमें मैन इन्वायरमेंट रिलेशंस को उन्होंने डिटर्मिनिज्म के थ्रू समझाया। तो उसके बेसिस में बताया कि ज्योग्राफी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस से अलग है। और उधर आगे हम लोग देखेंगे जो फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, ये भी एक अल्टरनेटिव प्रस्तुत किया। तो बेसिकली क्राइसिस से इमर्ज होने के दो रूट निकले। एक तो पोस्ट क्लासिकल जर्मन थॉट जिसमें रैडजल इम्पोर्टेंट थे, और जो दूसरा था दूसरे में फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें से वाइडली लाब्रास फेमस थे। इन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच प्रोवाइड किया, पॉसिबिलिस्ट अप्रोच और माइक्रो रीजनल स्टडी की बेसिस बताया कि ज्योग्राफी ये माइक्रो रीजनल स्टडी है और एक पॉसिबिलिस्ट ओरिएंटेशन है, जिसमें ह्यूमन मार्फोर्स की स्टडी की जाती है, कैसे ह्यूमन नेचुरल लैंडस्केप शेप करता है, उसकी स्टडी ज्योग्राफी है। इस तरीके ज्योग्राफी को एक नई आइडेंटिटी दिया गया, लेकिन दो अलग तरीके से, दो अलग ट्रेडिशंस के फॉर्म में, एक रैडजेलियन ट्रेडिशन और दूसरा विडेलियन ट्रेडिशन। तो जर्मनी में जो स्कूल डेवलप हुआ, जिसने ज्योग्राफी को फिर से रिवाइव करना चालू किया, उसको न्यू आइडेंटिटी प्रोवाइड किया, वो पोस्ट क्लासिकल पीरियड था। और इस पोस्ट क्लासिकल पीरियड में कौन आते हैं? तो पोस्ट क्लासिकल पीरियड में ये देखा गया कि राइज ऑफ ड्युअलिटी स्टार्ट हुई, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ। और इसको किसने सपोर्ट किया? इसको पहले आस्कर पिसल ने सपोर्ट किया था। उनका ये फोकस था, वो बोले कि ज्योग्राफी अब क्या होगी, जियोमॉर्फोलॉजी है केवल। और उन्होंने फिर काफ़ी एम्पिरिकल सिस्टमैटिक स्टडी पे और साइंस पे फोकस किया, और इन्होंने डुअलिज्म को एक्सेप्ट किया कि फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी सेपरेट डिसिप्लिन्स हैं, ज्योग्राफी की सेपरेट डिसिप्लिन्स हैं। फिर जॉर्ज गार्लैंड आते हैं। जॉर्ज गार्लैंड ने, एक मिनट, जॉर्ज गार्लैंड आते हैं। इन्होंने भी डुअलिज्म पे फोकस किया और इन्होंने बताया जियोमॉर्फोलॉजी इज़ द मेन डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो मेन काम है वो क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी है। फिर आगे आते हैं फ्रूगल। उन्होंने भी एडवोकेट किया कि फोकस ये होना चाहिए सिस्टमैटिक ज्योग्राफी पे। तो रीइस्टेब्लिशमेंट ऑफ, तो इस टाइप का ड्यूअलिज्म स्टार्ट हुआ। फिर ड्यूअलिज्म का फिर से एक इंटीग्रेटेड साइंस के फॉर्म में डेवलप किया जाता है, किसके द्वारा? रैडजल के द्वारा। तो रैडजल ने क्या बोला कि इन्होंने रीइस्टेब्लिश किया ज्योग्राफी को एज इंटीग्रेटेड साइंस, और ये इंटीग्रेटेड साइंस के फॉर्म में ज्योग्राफी परसिस्ट की जब तक रैडजल का वर्क रहा। और इन्होंने ज्योग्राफी को एक इंटीग्रेटेड साइंस के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया, और उनका मेन फोकस था मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप पे। तो रैडजल ने कई वर्क्स लिखे, जैसे कि एंथ्रोपोज्योग्राफी 1892 में लिखा, उसकी 2 वॉल्यूम लिखा, एक 92 में, एक 91 में, एक 82 में लिखा 1882 में, और दूसरा 1891 में। और इन्होंने पॉलिटिक्स ज्योग्राफी लिखा था 1997 में, और 3 वॉल्यूम लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। तो इन्होंने क्या किया, मैन इन्वायरमेंट को फोकल पॉइंट बताया ज्योग्राफी की स्टडी का। और इसलिए क्या हुआ कि ज्योग्राफी की स्टडी को इसने बताया कि मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप एक फोकल पॉइंट है, और ये मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप ने एक इंटीग्रेटिव साइंस के फॉर्म में ज्योग्राफी को इस्टेब्लिश किया। फिर आगे क्या होता है कि आगे जर्मनी में क्या होता है कि फिर से एक नया इंटीग्रेशन। तो अभी तक इसने फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को इंटीग्रेट किया। अब क्या करते हैं कि ये सिस्टमैटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी का सिंथेसिस क्रिएट करते हैं। उसमें क्या हुआ, उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन थ्रू कोरोलॉजी। तो पहला जो सिस्टम क्रिएट हुआ आफ्टर द क्राइसिस, जो प्रॉब्लम अराइज हुई, उसको डील किया गया पोस्ट क्लासिकल जर्मन ज्योग्राफर के द्वारा। लेकिन जो पोस्ट क्लासिकल जर्मन ज्योग्राफर्स इमर्ज होके आए थे, वो लार्जली सिस्टमैटिक अप्रोच को बहुत ज़्यादा पुश किया करते थे, और दूसरा कि वो फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे। बाद में रैडजल ने क्या किया, रैडजल ने ये इस ड्यूअलिज्म को, ये 2 ड्यूअलिज्म आए, 2 ड्यूअलिज्म परसिस्ट करने लगे थे आफ्टर द क्राइसिस पीरियड। तो क्राइसिस पीरियड तब होता है जब कोई क्राइसिस मीन्स होता है कोई एक नॉलेज या कोई एक डिसिप्लिन जो अपने कोर सेंस में ना आ पाए, तो उसे क्राइसिस बोलते हैं। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हम्बोल्ट और रिटर, और विद द कमिंग ऑफ द डार्विन और उनकी थियरीज, तो क्या हुआ कि ज्योग्राफी में क्या होगा, ड्यूअलिज्म बहुत वाइड स्प्रेड हो गया। और बेसिकली 2 स्ट्रांग ड्यूअलिज्म जो थे, वो सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी का ड्यूअलिज्म था, और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी वर्सेस फिजिकल ज्योग्राफी का ड्यूअलिज्म था। तो इन ड्यूअलिज्म को समाप्त करना था।
तो जो फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी का डुअलिज्म दिया गया वो किसके, आस्कर पिसल ने उसको सपोर्ट किया, जॉर्ज गार्लैंड ने उसको सपोर्ट किया और फ्रोबल ने सपोर्ट किया। इन्होंने सपोर्ट करते हुए क्या किया, फिजिकल ज्योग्राफी को बताया कि मेन ज्योग्राफी है और वो सप्लीमेंट्री ज्योग्राफी है, वो ज्योग्राफी नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन डुअलिज्म को समाप्त करने का जो पहला स्टेज ऑफ समाप्त करने का डुअलिज्म था, पहला स्टेज था, उसमें क्या किया, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के बीच का जो डुअलिज्म था उसको समाप्त किया गया रैडजेल के द्वारा। रैडजेल ने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो ज्योग्राफी का मेन फोकस है वो मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है, इसलिए मैन और इन्वायरमेंट मतलब ह्यूमन प्लस फिजिकल दोनों ज्योग्राफी को सेम पायदान पर रखा और ये सब वर्क लिखा। फिर दूसरा जो डुअलिज्म था उसको भी समाप्त किया गया, उसे बोला जाता है इंटीग्रेशन विथ आर्ट थ्रू कोलोलॉजी। दूसरा डुअलिज्म ये था सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी। तो उसमें क्या होता है, फर्डिनांड रिस्टोफन हो गया, अलेक्जेंडर हैटनर हो गया और सुल्टर, इन्होंने ये कोशिश किया कि ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टमैटिक और फिजिकल ज्योग्राफी अलग अलग या रीजनल ज्योग्राफी अलग अलग नहीं होते हैं, ज़्यादा दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। इसलिए हम लोग को अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो दोनों एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। तो इसे बोला जाता है कि इंटीग्रेशन विद आर थ्रू कोलोलॉजी। इसमें मेन कंट्रीब्यूशन दिया गया था फर्डिनांड वॉन हम्बोल्ट के द्वारा और हैटनर के द्वारा और ओटो सुल्टर के द्वारा। तो ये चला इस तरीके से यूरोप में, जर्मनी में ज्योग्राफिकल स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज होके आई। अब देखते हैं फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट पे आते हैं। तो फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट जो है, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट इन फ्रांस हैड बीन इवॉल्विंग इन द डिकेड 19th सेंचुरी में क्या होता है, बेसिकली ये 19th सेंचुरी में इसको देखा जाता है कि ये स्टार्ट होती है फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट। और जो अर्ली ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो काफ़ी लंबा ट्रेडिशन रहा है, क्या कि यहाँ पर आपको डिटर्मिनिस्ट भी दिखाई देते हैं और इनकी जो मीन्स ज्योग्राफी में राइटिंग थी वो इन्फ्लुएंस थी अरिस्टोटल, स्ट्रैबो, कोपरनिकस। और फिर अगर मेडिवल टाइम में जाते हैं मॉन्टेस्क्यू भी फ्रांस से बिलोंग करते थे, अरब्स के भी काफ़ी इन्फ्लुएंस दिखाई देते हैं फ्रेंच ज्योग्राफिकल राइटिंग्स में अर्ली मतलब मेडिवल टाइम्स में। तो मॉन्टेस्क्यू ने जो वर्क किया था उसमें बताया था जो वार्म क्लाइमेट के पीपल्स होते हैं वो टिमिड होते हैं, वीक होते हैं, इंडोलेंट होते हैं और पैसिव होते हैं। जो अरब्स होते हैं, अरब्स में अल मसूदी, इब्न खालदून के भी जो ज्योग्राफिकल वर्क्स थे उनके भी इन्फ्लुएंस हमको मेडिवल टाइम में जो ज्योग्राफिकल राइटिंग्स की जा रही थी फ्रांस में दिखाई देता है। फिर अर्ली मेडिवल टाइम में इमानुएल कांट की राइटिंग का भी इन्फ्लुएंस दिखाई देता है फ्रांस स्कूल में। और फिर मॉडर्न टाइम में क्या होता है, रिटर और रैडजेल। मॉडर्न टाइम में रिटर और रैडजेल के जो वर्क्स हैं ये सब जरूरी नहीं कि सब फ्रांस से ही हैं, ये सब बाहर से भी हैं, लेकिन इनके इन्फ्लुएंस हम लोग को राइटिंग्स में दिखाई देती है। फिर लेट 19th सेंचुरी में क्या होता है, पहले ये स्कूल डोमिनेट कर रहे थे मॉडर्न ये स्कूल या इनकी राइटिंग्स डोमिनेट करती थी ज्योग्राफी में। फिर लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में काफ़ी साइंटिफिक कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं और डिडक्टिव अप्रोच स्टार्ट होता है, जिसमें डार्विनियन इवोल्यूशनिज्म और न्यूटनियन कॉजिबिलिटी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट को। तो फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट में अगर हम सेकंड चीज़ देखा है कि कौन से फ्रेंच जोग्राफर थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो पहले जोग्राफर आते हैं फिलिप बोचे हम लोग देखे थे लास्ट एपिसोड में कि रेन जोग्राफी 18th सेंचुरी में एक रेन जोग्राफी अप्रोच स्टार्ट हुआ था। रेन जोग्राफी का ये था कि जोग्राफी कैन बी स्टडीड ओनली थ्रू द नेचुरल रीजन, कि जो जोग्राफी स्टडी होना चाहिए उसका मेन सोर्स क्या होना चाहिए, नेचुरल रीजन की स्टडी, न कि ह्यूमन रीजन या जो ह्यूमन मेड रीजन या सोशोलॉजिकल रीजन की स्टडी नहीं होती है, ज़्यादा स्टडी होनी चाहिए नेचुरल रीजन की। तो इन्होंने बताया कि जो रिवर बेसिन्स होते हैं दे आर बेस्ट सूटेड जोग्राफिकल यूनिट फॉर द स्टडी ऑफ जोग्राफी। और इन्होंने स्पेशल एनालिसिस ऑफ द फैक्ट और फिनोमिना के साथ जोग्राफिकल रीजन की काफ़ी अच्छी स्टडी की और फ्रांस को बताया कि जो स्पेशल एनालिसिस होना चाहिए वो फिजिकल फिनोमिना का होना चाहिए और जो टेरिटरी का डिवीजन होना चाहिए वो नेशनल टेरिटरी का डिवीजन या कोई नेशन की बाउंड्री होना चाहिए, दे शुड ऑलवेज भी नेचुरल रीजन का डिमार्केशन होना चाहिए। मतलब कोई देश अगर बने तो उसकी बाउंड्रीज नेचुरल बाउंड्रीज होना चाहिए, तो एक नेचुरल रीजन के फॉर्म में होना चाहिए। और फिर बाद में काफ़ी लोग इसी कंटेम्प्रेरी जैसे ओमैलियस हो गया और हॉर्ने ने इनके जो जोलॉजिकल मैप दिया, ऐसे कंसेप्ट को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि ये कोई
कंसेप्ट नहीं होता है कि आप बोलिए कि हर चीज़ केवल नेचुरल रीजन के बेसिस पे डिवाइड किया जाए, ज्योग्राफी केवल नेचुरल रीजन की स्टडी होती है। फिर अगले जो आते हैं वो जैकस इलीस रैकलस होते हैं। ये एक एनार्किस्ट थे, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ये एक एनार्किस्ट थे और इनकी मेजर राइटिंग क्या है, इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड लिखा था और दूसरा इनका जो वर्क्स था वो फिजिकल ज्योग्राफी था, ला टेरा। और ये एक एनार्किस्ट थे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। और आई थिंक रेकलस को माना जाता है कि ही वॉज द रीटर ऑफ फ्रांस, फ्रांस के रीटर इनको बोला था रीटर ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस के रीटर के नाम से आ जाता है रेकलस को। फिर आते हैं लेप्ले, तो यहीं से स्टार्ट होता है आपका पॉसिबिलिज्म। लेप्ले ने इनिशियल बैकग्राउंड रखा था पॉसिबिलिस्ट फिलॉसफी का। बाई नेचर ये सोशलिस्ट थे, लेकिन इनके थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफिकल थॉट में मिलते हैं। इन्होंने क्या कि सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी की और सोशल ऑर्डर की स्टडी की, जो यूरोप की सोसाइटी उस टाइम में प्रिवेल किया करती थी, और ये स्टडी की डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस कैसे डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर सोशल ऑर्डर्स को क्रिएट करते हैं। तो एक सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नेचर की स्टडी किया इन्होंने, और उन्होंने कंक्लूड किया कि हर एक डिस्टिंक्ट हैबिटाट का अपना एक डिस्टिंक्ट सोशल ऑर्डर और स्ट्रक्चर होता है। और इसको बोला जाता है कंसेप्ट ऑफ फिनोमिना एसोसिएशन। तो हर एक फिनोमिना का अपना एक पर्टिकुलर एसोसिएशन होता है, चाहे वो नेचुरल एसोसिएशन या कल्चर एसोसिएशन हो, हर एक फिनोमिना का अपना एक एसोसिएशन होता है। तो इन्होंने क्या किया, स्टडी किया टू स्टडी द इन्वायरमेंट, ऑक्यूपेशन एंड सोशल टाइप। तो इनका जो कंसेप्ट ऑफ फिनोमिना एसोसिएशन है, ये याद रखना है, कंसेप्ट ऑफ फिनोमिना एसोसिएशन लाप्ले ने दिया था। ये बात करता है, ये स्टडी करता है इन्वायरमेंट और उस इन्वायरमेंट में जो ऑक्यूपेशन है, और ऑक्यूपेशन के बाद उस इन्वायरमेंट का टाइप क्या है, मतलब प्लेस जो वहाँ के वर्क कल्चर, वहाँ के ऑक्यूपेशन, वर्क और फिर फोक। तो ये क्या है कि कंसेप्ट ऑफ फिनोमिना एसोसिएशन, ये क्या है, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, ऑक्यूपेशन एंड सोशल टाइप इन एसोसिएशन। तो लेप्ले आ गए। अब इसके बाद आते हैं वाइडली लाब्लास, इनका मेन कंट्रीब्यूशन था फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट में। वाइडली लाब्लास, इनको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इन्होंने जो दूसरा अल्टरनेटिव रूट था और उसको इन्होंने क्या किया, ब्रेच किया। तो स्पेशली जो डुअलिज्म स्टार्ट हुआ था, तो रैडियल ने क्या किया था, रैडियल ने देखिए फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी के डुअलिज्म को समाप्त किया था। इन्होंने रीजनल वर्सेस फिजिकल ज्योग्राफी या रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का जो डुअलिज्म था, उसको शुरुआती दौर पर इन्होंने ख़त्म किया, और बाद में क्या होता है कि उसको आर्टसोन ने ख़त्म किया पूरी तरीके से। तो इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और फाउंडर ऑफ फ्रेंच। तो एक चीज़ याद रखना है कि इसी के टाइम में इसलिए भी बोला जाता है कि इन्होंने क्या किया कि ज्योग्राफी को एज ए डिसिप्लिन इस्टेब्लिश किया। उस टाइम के अगर इनके कंटेम्प्रेरी एक बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट ने फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है, फादर ऑफ सोशोलॉजी। इमिल डर्खीम का नाम आप लोग जानते होंगे, इमिल डर्खीम को बोला जाता है फादर ऑफ सोशोलॉजी। तो बेसिकली जो डिबेट था उसे बोला जाता है कि विडाल और डर्खीम डिबेट। विडाल और डर्खीम डिबेट जो था, विडाल एंड डर्खीम डिबेट, ये बहुत सिग्निफिकेंट डिबेट था बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो बेसिकली एक चीज़ को कि अगर हम लोग सेटलमेंट की बात किया जाए तो सेटलमेंट क्या है, इस पे डिबेट स्टार्ट हुआ। तो विडाल लाब्लास का बोलना था कि जो ये होते हैं सेटलमेंट्स क्या होते हैं, दे आर सोशल मार्फोज मीन्स दे आर मार्फोलॉजीज होती हैं दैट सोसाइटी क्रिएट्स। दैट्स वाई ये क्या होना चाहिए, सेटलमेंट शुड बी पार्ट ऑफ सोशोलॉजी। जबकि वाइडल लाब्लास बोले कि नहीं, it is not only social morphos, rather there are some physical factors that govern the social morphos। तो social morphos को इन्फ्लुएंस करने वाले, डिटरमाइन करने वाले कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं। और ऐसा भी नहीं कि इंडिविजुअल की स्टडी या ह्यूमन की स्टडी इज द सोल पर्पज ऑफ द सोशोलॉजी का केवल ये पर्पज नहीं कि ह्यूमन की स्टडी करे, वो ह्यूमन ग्रुप की स्टडी करता है। तो ह्यूमन, क्योंकि मैन इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप है ज्योग्राफी, इसलिए ज्योग्राफी का पार्ट है सेटलमेंट। क्या कि ज्योग्राफी एक तो अर्थ की स्टडी करता है, अर्थ के ऊपर लैंडफॉर्म की स्टडी करता है, और स्पेशली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैन की भी स्टडी करता है। इसलिए वाइडल लाब्लास का ये कहना था, मतलब इस डिबेट से ये निकल के आया, वाइडल लाब्लास का पक्ष ये था जो सेटलमेंट्स होते हैं या जो सोशल मार्फोज होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी बिकॉज देयर इज सम फैक्टर्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड आल्सो मैन इज आल्सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ज्योग्राफी में, इसलिए ये ज्योग्राफी का पार्ट है। दरखीम का ये कहना था कि सोशोलॉजी का पार्ट है। तो इस डिबेट से क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि नहीं, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है। और जो दरखीम का जो अप्रोच था, इट वाज मोस्ट साइंटिफिक। सोशल साइंस, जो साइंस का जो साइंटिफिक अप्रोच था, एम्पिरिसिज्म के बेसिस पे, एक्यूरेट और वेरीफाइड नॉलेज, एम्पिरिसिस्ट वेरिफिकेशन के बेसिस पे जो ज्योग्राफिकल जो
मेथोलॉजी अडॉप्ट की गई थी, जबकि ज्योग्राफी की मेथोलॉजी इन्होंने अब भी कहा कि पर्टिकुलर मेथोलॉजी है और ज्योग्राफी कोई नेचुरल साइंस नहीं है लाइक द सोशोलॉजी। तो इसलिए उन्होंने एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रोवाइड किया ज्योग्राफी को। तो ये याद रखना है। फिर ये इसीलिए बोला जाता है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ज्योग्राफी, फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। उनको फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स का भी फादर बोला जाता है। तो ये कई फादर थे, एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी फादर, दूसरे फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के फादर, और तीसरे फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स के फादर। इन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, एक आइडिया कॉइन किया था, जनरल डिवेया। जनरल डिवेया विच इज़ द बिलीव दैट लाइफ स्टाइल ऑफ पर्टिकुलर रीजन रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक, सोशल, आइडियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी इम्प्रिंटेड ऑन लैंडस्केप। सिंपली जनरल डिवाइड का तो एक लाइफ स्टाइल होती है। ये बोले कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन की लाइफ स्टाइल जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है उस प्लेस की सोशल, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी जिस पे उनके लैंडस्केप का इम्प्रिंट होता है। सिंपली लैंडस्केप का बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है, काफ़ी अच्छा इम्प्रिंट पड़ता है कि वहाँ का इकोनॉमिक, सोशल, आइडियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क लोगों का कैसा होगा, सोसाइटी का कैसा होगा। और वो जो फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड जनरेटिव आया। मतलब लैंडस्केप है, लैंडस्केप क्या होता है, यहाँ की इकोनॉमिक, यहाँ की सोशल, यहाँ की साइकोलॉजिकल, यहाँ की आइडियोलॉजिकल कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर डिटरमाइन नहीं करता तो इन्फ्लुएंस तो करता ही है। और जो फ्रेमवर्क बना, ये जो इकोनॉमिक, सोशल और आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क बना, ये जो फ्रेमवर्क जो रिफ्लेक्ट होता है उसी को बोलते हैं जनरेटिव आया। और अलॉन्ग विद द मार्कल डूबियस और लूसियन गैलियोस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फाउंड किया था एनएलडी ज्योग्राफिया। एनएलडी ज्योग्राफी एक जर्नल पब्लिश किया था मार्कल डूबियस के साथ और लूसियन गैलियोस के साथ। अच्छा, इन्होंने एनएलडी ज्योग्राफिया में इन्होंने 6 प्रिंसिपल्स बताए ह्यूमन ज्योग्राफी के। इन्होंने क्या बताया कि यूनिटी ऑफ अर्थ फिनोमिना, कि अर्थ पे जो कुछ भी फिनोमिना होता है सब चीज़ इंटीग्रेटेड है, उनके बीच में यूनिटी है। कोई चीज़ सेपरेटली और इंडिविजुअली अब एक्ट नहीं होती है या प्रोसेस नहीं करती है। हर चीज़ क्या होती है, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ नेट है जिसमें क्या होता है, चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं और इंटरडिपेंडेंट होती हैं। तो यूनिटी ऑफ अर्थ फिनोमिना बताया। फिर दूसरा इन्होंने बताया कि मैन एज ए मॉडिफाइंग एजेंट इन एनवायरनमेंट। तो मैन एक इंपॉर्टेंट एजेंट है और एक बहुत एक्टिव एजेंट है जो इन्वायरमेंट को कंटिन्यूसली मॉडिफाई करता रहता है। ये सेकंड प्रिंसिपल था। थर्ड प्रिंसिपल बोला कि वेरिएबल कॉम्बिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फिनोमिना। बोले कि जो फिनोमिना होते हैं वो जो उनमें जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उनके वेरिएबल कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर रैनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फिनोमिना में ढेर सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं और मॉडिफिकेशंस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं और जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ये क्या होता है, यूनिक रीजन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहीं से रीजनल ज्योग्राफी निकल के आती है। तो थर्ड जो था वेरिएबल कॉम्बिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फिनोमिना। और फोर्थ जो था ज्योग्राफी कंसर्न्स ऑल फिनोमिना एट द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे जो फिनोमिना होते हैं सभी का कंसर्न ज्योग्राफी से है। जो कुछ भी होता है अर्थ के सरफेस पे, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के का सब्जेक्ट मैटर कंटेंट से हर चीज़ बिलोंग करती है। जो अर्थ के सरफेस पे जो भी फिनोमिना होता है, सोशल, फिजिकल जो भी फिनोमिना हो, ह्यूमन फिजिकल जो भी फिनोमिना हो, सब बिलोंग करती है ज्योग्राफी से। और जो फिफ्थ इनका प्रिंसिपल था वो था टू रिकॉग्नाइज द इन्वायरमेंट फोर्सेस इन इट्स वेरियस फॉर्म एंड द टाइप्स। तो ये बोला कि जो इन्वायरमेंट फोर्सेस होते हैं केवल ये नहीं कि इन्वायरमेंट, पेड़ पौधे, पक्षी, उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट एक्सोजेनिक फोर्सेस, इंडोजेनिक फोर्सेस, ऑल दीज आर द इन्वायरमेंटल फोर्सेस होते हैं। उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। और जो सिक्स्थ प्रिंसिपल था कि देयर इज नीड फॉर ए साइंटिफिक मेथड्स इन क्लासीफाइंग एंड डिफाइंग फिनोमिना। तो एक साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए, बहुत रूडिमेंट्री थियोलॉजिकल या टेलॉजिकल अप्रोच पे हमको हर ज्योग्राफिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। rather एक साइंटिफिक और कॉम्प्रिहेंसिव और एक एक्यूरेट वे में हमको अडॉप्ट करना चाहिए जिससे ज्योग्राफिकल फिनोमिना और प्रोसेस को हम लोग एक्सप्लेन कर सकें। तो ये 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए ज्योग्राफी का, किसमें, एनएलडी, कौन सा, एनएलडी ज्योग्राफिया में। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट एज वेल एज दियर रिलेशनशिप। और इन्होंने बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ये तो ज्योग्राफी का प्रिंसिपल्स हैं, ये ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं, ये ज्योग्राफी प्रिंसिपल्स हैं। और ज्योग्राफी का प्रिंसिपल ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट एज वेल एज दियर रिलेशनशिप, इसकी स्टडी है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये सब चल रहा था। फिर वाइल्ड लाइफ को आगे देखते हैं। और तो फिर देखा ही फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म, इन्होंने पॉसिबिलिज्म दिया। फिर ये रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड इन्होंने किताब लिखी थी और ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस लिखा था। तो ज्योग्राफी ऑफ ईस्टर्न फ्रांस भी लिखा था। इन्होंने क्या किया, इन अपने बुक्स में क्या दिया, कई कंसेप्ट दिए। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था उसमें से कंसेप्ट ऑफ पेज। तो पेज क्या होते हैं, ये माइक्रो रीजनल यूनिट्स होते हैं जो रूरल फ्रांस में पाए जाते थे
और ये यूनिटी ऑफ ज्योग्राफिकल हिस्ट्री बताया कि जो यूनिटी ऑफ ज्योग्राफिकल हिस्ट्री होना चाहिए वो पेज होने चाहिए। और ये क्या होते हैं, इनकी अपने यूनिक एग्रीकल्चर पैटर्न पाया जाता है, क्योंकि यहाँ एक स्पेसिफिक टाइप की सॉइल और वाटर सप्लाई के पैटर्न्स मिलते हैं, और यूनिक सेटलमेंट और पैटर्न पाया जाता है। यूनिक होती है मतलब सिंपली क्या है कि ज्योग्राफी का जो मेन फोकस होना चाहिए इज द स्टडी ऑफ द यूनिकनेस ऑफ पर्टिकुलर रीजन। तो पेज छोटे माइक्रो रीजनल यूनिट्स हुआ करते थे जिनकी स्टडी की जाती थी। फिर इन्होंने अपना एक और अगली बुक लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इन्होंने अगला बुक जो लिखा उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और लेकिन ये पब्लिश नहीं कर पाए थे, उसके पहले ये मर गए। इनके मरने के बाद क्या हुआ, इनके शिष्य थे डी मार्टे ने 1923 में इसको पब्लिश किया। और इस पर इन्होंने ये याद रखना कि कंसेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी इसमें दिया था प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में। जो कंसेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी है वो क्या बोलती है, फैक्टर ऑपरेटिंग ऑन द अर्थ सरफेस आर इंटरक्रिएटरी लिंक्ड। इनका मतलब यह है कि जो टेरेस्ट्रियल यूनिटी, तो अर्थ के सरफेस पर जितने भी फैक्टर ऑपरेट होते हैं, चाहे ह्यूमन फैक्टर या फिजिकल फैक्टर हो, सभी चीज़ें क्या बहुत इंट्रिकेटली लिंक्ड होती हैं। चीज़ों को सेपरेट करके मतलब कि यूनिटी की बात किया गया कि एक टेरेस्ट्रियल यूनिटी पाई जाती है। और इसी में उन्होंने बताया कि पावर ऑफ इन्वायरमेंट और इसके अपॉर्चुनिटीज़ की बात की कि इन्वायरमेंट का पावर, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है। उसने बताया कि ह्यूमन बीइंग एक पैसिव एजेंट नहीं है, एक एक्टिव एजेंट है। हाँ, कुछ पावर्स होते हैं लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। मैन एज ए मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, वो उन पॉसिबिलिटीज़ को हार्नेस करता है, अपने वेलफेयर के लिए यूज़ करता है। फिर इन्होंने क्या किया, इसी में प्रोपाउंड किया था इन्होंने, इसी में क्या था कि ये जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये बहुत इन्फ्लुएंस थी जो सेकंड बुक ऑफ एंथ्रोपोज्योग्राफी था। जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि जो रैडजेल बहुत ज़्यादा डिटर्मिनिस्ट थे, लेकिन उनकी जो सेकंड ज्योग्राफी थी उस पर उन्होंने बताया कैसे ह्यूमन का इन्फ्लुएंस भी पड़ता है इन्वायरमेंट पे। और उस जो सेकंड बुक थी एंथ्रोपोज्योग्राफी से, उसी से इन्फ्लुएंस बुक ये थी, इसलिए बताया गया कि ह्यूमन का इन्वायरमेंट कैसे पड़ता है। और इस बुक्स पे क्या हुआ कि इनकी फ़िलासफ़ी समझ में आई कि इनका क्या ओरिएंटेशन है, किस फिलासफी से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने एक स्कूल ही इस्टेब्लिश कर दिया, एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ही प्रेजेंट कर दिया ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करने का, वो था पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म क्या था, ये नेचर क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है फॉर डेवलपिंग कल्चर लैंडस्केप विद इन द सर्टेन लिमिट। तो कल्चर लैंडस्केप डेवलप करने के लिए इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। भाई आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड कर लो, लेकिन एक सर्टेन लिमिट होती है, आप उस लिमिट तक ही। अब ऐसा नहीं क्या करते हैं कि माउंटेन पे आप एकदम खेती करेंगे, खेती कर सकते हैं लेकिन शायद आपको गेहूं और चावल की खेती जो प्लेन पे जितनी अच्छी हो सकती है आप माउंटेन पे नहीं कर सकते हो। दो की एक पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन मैन एज ए मास्टर ऑफ हिमसेल्फ वो क्या कर सकता है, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ को क्या कर सकता है, उसको रियलिटीज़ में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी एक सर्टेन लिमिट होती है जिस लिमिट को ब्रीच नहीं कर सकता है ह्यूमन। और इसी कंसेप्ट इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन की एबिलिटी है, ह्यूमन के पास दो एबिलिटी होती है, एक एडेप्टेबिलिटी और दूसरी एडजस्टेबिलिटी, जिससे क्या होता है कि आदमी अपने जेंडर डिवायर को डिफेंड करता है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट याद रखना है कि पॉसिबिलिज्म ये बताता है कि ह्यूमन के पास दो एबिलिटीज़ होती हैं, एक एडेप्टेबिलिटी और दूसरा एडजस्टेबिलिटी। इसके थ्रू क्या होता है, अपने जेंडर डिवायर क्या होता है कि वही जो लैंडस्केप होता है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल थिंकिंग का, उसी का जो रिफ्लेक्शन होता है। तो अपने जेंडर डिवायर को वो डिफेंड करता है अपने एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी के थ्रू। और नो रीजन टू ड्रा बाउंड्री बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चर रीजन। तो कोई लॉजिक नहीं है, जैसे कि हम लोग देखें रेंज ज्योग्राफी वाले कि हमेशा नेचुरल रीजन होना चाहिए रीजन को डिमार्केट करने का, कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, उन्होंने बताया। तो ये चल रहा था। तो अगले जो ज्योग्राफर थे वो थे एल गैलियोस ने NLD ज्योग्राफिया एक जर्नल पब्लिश किया था, किसके साथ, ब्लास के साथ। और फिर इन्होंने रीजनल स्टडी किया था नॉर्थ ईस्ट फ्रांस का, सार रीजन का। अगले जो ज्योग्राफर हैं वो इमैनुअल डी मार्टिने हैं। इमैनुअल डी मार्टिने ने, ये भी एक डिसाइपल थे किसके, ब्लास के। इन्होंने ही वाज फाउंडर ऑफ द जनरल फिजिकल ज्योग्राफी बाई मर्जिंग प्रीवियसली डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स ऑफ द कार्टोग्राफी, मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, बॉटनी। तो उन्होंने एक फिजिकल जनरल ज्योग्राफी बुक लिखा था, या जनरल फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें डिफरेंट डिसिप्लिन उस टाइम में थे उसको मर्ज करके इन्होंने एक किताब लिखा था। और इन्होंने एक और किताब लिखा था 4 वॉल्यूम में, ज्योग्राफी यूनिवर्सल लिखा था। तो इस तरीके के डिफरेंट ज्योग्राफर्स थे, 5 ज्योग्राफर, हम लोग 6 ज्योग्राफर्स देखे। कौन कौन फ्रेंच स्कूल में, एक बूचे हो गए, दूसरे रेक्लस हो गए, प्ले हो गए और ब्लास हो गए। फिर ब्लास के बाद आते हैं गैलियोस और मार्टिने। तो ये हम लोग देखे क्या
जोग्राफर वाइज। और अगला पॉइंट देखते हैं कि डिसिप्लिन वाइज क्या चेंज आया जोग्राफिकल था, जो जोग्राफिकल थॉट था फ्रांस में। जो फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट है उसका डिसिप्लिन वाइज क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर डिसिप्लिन में बात करें तो डिसिप्लिन हम लोग बात करते हैं तो अगर ह्यूमन जोग्राफी एज ए डिसिप्लिन की बात करें तो ह्यूमन जोग्राफी में वाइल्ड लाब्लास ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने उनको तो बोला जाता है कि वो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ह्यूमन जोग्राफी फाउंडर थे। और उन्होंने ढेर सारे प्रिंसिपल्स दिए। एक उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जोग्राफी किताब भी लिखा था। और उन्होंने क्या दिया, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी दिया, जो हम लोग देख ही लिए। फिर उन्होंने बताया कि ह्यूमन एक एक्टिव जोग्राफिकल एजेंट है, उसके पास क्योंकि उसके पास एडेप्टेबिलिटी है और एडजस्टेबिलिटी है। और ही ट्रांसफर लैंडस्केप इनटू एग्रीकल्चर, ये एक अद्वितीय एग्जाम्पल है। फिर जो ह्यूमन जोग्राफी है उसका मेन काम है कि वो एनालाइज करती है पैटर्न ऑफ सिविलाइजेशंस को और उनके सर्कुलेशंस को और कल्चर रीजन्स को, मतलब ह्यूमन कैसे ओवर द टाइम रीजन्स को ट्रांसफॉर्म करता है। और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जोग्राफी में उसको 3 वैल्यूम में लिखा था। पहला वैल्यूम फोकस किया करता था पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब पे फोकस किया करता था। सेकंड जो वैल्यूम थी प्रिंसिपल ऑफ जोग्राफी का, ह्यूमन जोग्राफी का, उसमें प्रोसेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन और इन सर्टेन इन्वायरमेंट की बात किया, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की बात किया गया थर्ड वैल्यूम में। तो ये कंट्रीब्यूशन दिया गया इनके द्वारा ह्यूमन जोग्राफी में, तो ये देख लिए। फिर अगले ह्यूमन जोग्राफी में आते हैं जीन ब्रुनहेस ने क्या किया, ये भी डिसाइपल थे किसके, ब्लास के। और ये इन्होंने ब्लास के ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया। इन्होंने किताब लिखी थी, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी है कई बार। ब्रुनहेस ने जोग्राफी ह्यूमन ने लिखा और इन्होंने 3 एडिशन में लिखा था। पहला एडिशन अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल, हाउसिंग, अर्बन सेटलमेंट को डील किया करता था। सेकेंड वॉल्यूम कन्क्वेस्ट ऑफ द प्लांट एनिमल वर्ल्ड, पास्टोरल नॉमेडियम एंड ट्रांसह्यूमेंस पे फोकस किया करता था। और थर्ड जो पार्ट था रॉबरी इकॉनमी, ये भी पूछा गया है कई बार कि जो रॉबरी इकॉनमी किससे रिलेटेड है, वो जीन ब्रुनहेस ने रॉबरी इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया था। और जीन ब्रुनहेस ने स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस के बारे में काफ़ी स्टडी किया। सोशल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल फैक्ट के बेसिस पे ह्यूमन रेस का क्लासिफिकेशन इन्होंने किया। चलिए तो आगे फिर तो ये चला। और इनका 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इन्होंने क्या था, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी दिया था। प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी किसने दिया था, ब्लास ने, हम लोग देखे थे। और इन्होंने क्या प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी दिया। इसका मतलब ये होता है जो फिजिकल और ह्यूमन फिनोमेना होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते हैं, एक वो परपेचुअल स्टेट ऑफ चेंज में होते हैं। जैसे कि साइज ऑफ सी हो गया, फॉरेस्ट कवर हो गया, ये हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं, कोई स्टैगनेंट नहीं है ये। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी से बोला जाता है। और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी की तरह है। इसका तो वो उसी से इंस्पायर्ड ही था, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी से इंस्पायर्ड था। और इसका मतलब कि सही फिजिकल और सोशल फिनोमेना जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं और वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं अर्थ के सरफेस पे। तो इन्होंने दूसरे थे जिन्होंने ह्यूमन जोग्राफी में कंट्रीब्यूशन दिया। ह्यूमन जोग्राफी में डेमेंजियन का भी बड़ा नाम आता है। डेमेंजियन ने जोग्राफी ऑफ पिकार्डी लिखा था 1905 में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जोग्राफी ऑफ पिकार्डी लिखा था 1905 में। और इनका इंटरेस्ट एरिया था रूरल सेटलमेंट को डील करना, पैटर्न, मॉड्स, मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रांस, इन पे लिखा था। इन्होंने एक बुक लिखा था प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, उसमें इन्होंने नेचुरल रीजन्स को डिस्क्राइब किया और पीपल्स का जो लाइफ स्टाइल होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी जो लाइफ स्टाइल्स होती है उनको डिस्क्राइब किया। फिर टाइप्स ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड फॉर दी हंटिंग गैदरिंग के लिए जो टाइप्स एंड टेक्निक्स यूज होती है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इनके बारे में डेमेंजियन ने काफ़ी लिखा। अब आता है रीजनल ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया फ्रांस स्कूल के द्वारा। तो फ्रांस स्कूल में रीजनल ज्योग्राफी में जो कंट्रीब्यूशन दिया गया वो ब्लास के द्वारा दिया गया। ब्लास ने जो रेन ज्योग्राफी थी वार्डनर की, उसको काफ़ी ज़्यादा अपोज किया। और जो रिवर बेसिन एज ए मेन मतलब कि ज्योग्राफिकल यूनिट ऑफ स्टडी हो गया, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। और बोला कि जो मेन मतलब कि जो यूनिट ऑफ स्टडी होना चाहिए वो पेज होना चाहिए, माइक्रो रीजनल यूनिट्स थी, पेज होना चाहिए जो इज द मेन सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी। फिर एल गैलियोस हो गए। एल गैलियोस ने भी रीजनल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन कैसे दिया कि इन्होंने ज्योग्राफिकल स्टडी किया था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस का, सार्क रीजन का और मिडिल इजिप्ट का। फिर आते हैं इमैनुअल मॉर्टेनो, ये भी ब्लास के डिसाइपल थे और ये ही वॉज द फाउंडर ऑफ द वही जनरल फिजिकल ज्योग्राफी। और डिफरेंट चीज़ों को इन्होंने जोड़ लिया। और जो इनका फिजिकल जो ज्योग्राफी यूनिवर्सल था, इसमें इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच अडॉप्ट किया था। फिर आता है अर्बन ज्योग्राफी में काफ़ी लोग कंट्रीब्यूशन दिए। अर्बन ज्योग्राफी में डेमेंजियन और गैलियोस, क्या कि ये सेटलमेंट ज्योग्राफी से डील करते थे, टाउन्स एंड सिटीज़ इन फ्रांस की बात किया। फिर ले वैन वीले ने
कंट्रीब्यूशन दिया। ब्लैकार्ड बहुत फेमस है। ब्लैकार्ड ने 1911 में बुक लिखी थी, अर्बन जोग्राफी ऑफ ग्रैनविले लिखा था। फिर 1922 में उन्होंने मेट्रोलॉजी ऑफ अर्बन जोग्राफी लिखा था, ब्लैकार्ड ने ही। फिर अर्बन जोग्राफी ऑफ डिफरेंट सिटीज़ की उन्होंने स्टडी किया था। फिर जीन कॉटमैन बहुत फेमस है, जीन कॉटमैन ने वर्क लिखा था मेगालोपोलिस, और टर्म मेगालोपोलिस उन्होंने दिया था। उनका एक वर्क था मेगालोपोलिस द अर्बनाइज सी बोर्ड ऑफ यूएसए, और काफ़ी उस पर डिटेल स्टडी की थी और मेगालोपोलिस का कंसेप्ट दिया था। 1962 में इन्होंने किया स्टडी ऑफ द मेट्रोपॉलिटन यूरोप की स्टडी किया था इन्होंने। तो फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया गया फ्रांस के द्वारा, और फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा, जो पॉलिटिक्स कहा जाता है किसको, इन्हीं को, वाइडली लाब्लास को ही। और फिर सेजफ्रीड थे, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने इलेक्टोरल ज्योग्राफी में काफ़ी काम किया और पॉलिटिकल पार्टीज इन फ्रांस के बारे में डिटेल स्टडी किया इन्होंने बुक लिखा था यूएसए पे, न्यूजीलैंड, पनामा कैनल, सुएज कैनल, इन सब के बारे में, उसकी जियो पॉलिटिक्स और जियो स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है उनके बारे में लिखा था। तो सीजफ्रीड ने काफ़ी वर्क किया। फिर जे एंकल ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप लिखा, जियो पॉलिटिक्स लिखा 1936 में, फिर ज्योग्राफी ऑफ फ्रंटियर्स लिखा 1938 में। तो सेजफ्रीड और जे एंकल, इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन था किसमें, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। फिर कॉलोनियल ज्योग्राफी में भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। सिंस की 1970s के बाद ये देखा जाता है कि फ्रांस को काफ़ी डिफीट होने लगे, स्पेशली 1870s में क्या था, फ्रांस हार जाता है फ्रैंको प्रशन वार में, और उसके बाद कहता है फ्रांस की कॉलोनीज़ क्या होती हैं, बहुत लैक्स हो जाती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि एक्सपेंशन होने लगता है जर्मनी का। इस तरीके से काफ़ी टेरिटरीज लॉस होने लगता है फ्रांस को। तो उसमें क्या होता है कि कॉलोनीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा राइटिंग्स हुई फ्रांस के द्वारा, जैसे कि एम डुबोयस हैं, इन्होंने स्टडी की कॉलोनीज़ की, और उनके सेंटर्स के वहाँ के जो लोकल सिटीज़ और सेंटर्स की स्टडी किया। और फिर डिमेंजियन ने भी स्टडी किया कॉलोनियल ज्योग्राफी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इन्होंने लिखा 1923 में। तो कॉलोनियल ज्योग्राफी भी लिखी गई इनके टाइम में। फिर फिजिकल ज्योग्राफी भी लिखी गई। फिजिकल ज्योग्राफी में डी मार्टिने थे, इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी लिखा। ब्लैकार्ड ने भी लिखा था फिजिकल ज्योग्राफी, और टिकार्ड ने। तो मार्टिने, ब्लैकार्ड और टिकार्ड, इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में काफ़ी काम किया। अब ये अगला टॉपिक जो है इसमें फ्रेंच में क्या हो कि इवोल्यूशन ऑफ कुछ नए कंसेप्ट भी आए यहाँ से। जो मेन कंसेप्ट था वो क्या था, पॉसिबिलिज्म था। तो पॉसिबिलिज्म हम लोग देख ले क्या था कि इसका मेन फोकस था कि जो ह्यूमन एक डिसीजन मेकिंग एजेंसी है, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो अपना चॉइस ले सकता है, और हर एक ह्यूमन सोसाइटी की अपनी एक डिस्टिंक्ट जनरेटिव आया होती है। और नेचर क्या करता है, नेचर केवल पॉसिबिलिटीज़ ऑफर करता है कुछ लिमिट के साथ, और मैन क्या कर सकता है, उस पॉसिबिलिटी को यूज़ कर सकता है, और एक परमिसिबल लिमिट होती है वहीं तक। तो मैन क्या होता है, मैन और इन्वायरमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, इट इज़ मीडिएटेड बाई जनरेटिव आया। लोगों का परसेप्शन, वहाँ का इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क कैसा डेवलप हुआ है, वही मीडिएट करता है मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को। लूशियन फेब्रे जो थे, ये एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या था, इनका एक कोट बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है कि किसका कोट है। जनरली लोग विडाल के बारे में लगा देते हैं, लेकिन ये फेब्रे ने लिखा था, बोला था या दिया था। There is no necessity everywhere possibilities. Man is free to use or not these possibilities for their better livelihood and life. तो मतलब आदमी के पास क्या है, हर जगह पॉसिबिलिटीज़ है, नेसेसिटी कहीं नहीं है। मैन फ्री है, वो इसको यूज़ करे या ना यूज़ करे इन पॉसिबिलिटीज़ को अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए। अब करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, करंट में अगर हम फ्रेंच स्कूल की बात करें, जो करंट फ्रेंच स्कूल है, अब वार्डियलियन ट्रेडिशन जो चल रहा था वो लगभग दरकिनार हो चुका है। ज्योग्राफी क्या है, जनरल ज्योग्राफी से स्पेशल ज्योग्राफी तक लोग मूव कर चुके हैं। ज्योग्राफी बहुत डिडक्टिव बन चुकी है और साइंटिफिक हो चुकी है, क्वांटिटिव टेक्निक भरा जा चुका है। और उसके बाद क्या है, राइज ऑफ क्रिटिकल ज्योग्राफीज देखी जा रही हैं। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, क्रिटिकल ज्योग्राफी में जैसे कि फिनोमेनोलॉजी, देयर इज़ नथिंग एज ऑब्जेक्टिव वर्ड, द वर्ड इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिविटी को काफ़ी फोकस किया गया। तो लोकेलिटी हो गया, रीजन हो गया, लिव्ड स्पेस, जैसे फेब्रे, लूथियन फेब्रे से कुछ नाम है उनका, उन्होंने लिव्ड स्पेस का कंसेप्ट दिया, और क्या लिविंग स्पेस, परसीव्ड स्पेस, कंसीव्ड स्पेस, तो 75 टाइप की स्पेस का कंसेप्ट दिया गया। तो स्पेस नहीं रह गया, वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई।
और फिर हर्मेटिक्स, तो ये मतलब सिंपली इसे बोला जा रहा है फिनोलॉजी, यहाँ पर चीज़ों का सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन किया जाए। स्पेस इज़ नॉट ओनली अ लैंड या पार्सल ऑफ लैंड नहीं है, अदर इट हैज़ होल, इट इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग हिस्टोरिकल सोशोलॉजिकल कल्चर प्रोसेस इन्वॉल्व करती है, जो सोसाइटी बिल्ड होती है। फिर हार्मेनेटिक्स आता है, इसमें थियरी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इंटरप्रिटेशन पर फोकस किया गया कि कोई चीज़ कैसे इंटरप्रेट की जाती है, इंडिविजुअली और हर पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। तो अगर किसी एक रीजन का जो सब्जेक्टिव नॉलेज किसी एक इंडिविजुअल के लिए होता है तो वो दूसरे के लिए शायद उपयोगी ना हो। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिविटी आ गई या क्रिटिकल ज्योग्राफी इमर्ज होके आई। तो ये था फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट। अपने बॉडी को यहीं विराम देते हैं।